Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all are fine. English grade 7. Today we are going to read unit number 6, which is a poem. Poem is a part of poetry and poetry is a genre of literature. पोएम जो है वो पोइट्री का एक हिस्सा है, पोइट्री की एक टाइप है. पोइट्री हम जिस तरह लिटरेचर के और हमने स्टाइल्स पढ़े हैं, इसी तरह से पोइट्री भी लिटरेचर का एक स्टाइल है, जॉनरा है, जिसमें हम पोएम्स पढ़ते हैं. पोइटिक लैंग्वेज में होता है ये सिंपल जैसे प्रोज होते हैं उससे डिफरेंट होता है, ये राइमिंग में होती हैं. यूनिट नंबर 6, The echoing green. Echoing means आवाज़, साउंड, गूंज. ग्रीन मीन्स ग्रीन यहाँ रेफर कर रहा है बहार को, स्प्रिंग को, ग्रीनरी को, हरियाली को. In this poem we are going to read about the nature, about spring. So let's read it. The sun does arise and make happy the skies. The merry bells ring to welcome the spring. The skylark and thrush, the birds of the bush, sing louder around to the bell's cheerful sound, while as sports shall be seen on the echoing green. Arise means तलू होना. Make means बनाना. Happy means खुश. Skies आसमान. मैरी बेल रिंग्स मीन्स चर्च बेल्स जो होती हैं उनका, घंटियाँ चर्च की, उनका बजना. वेलकमिंग वेलकम, खुश आमदेद. स्प्रिंग बहार. स्काई लार्क एक स्मॉल बर्ड होती है, चिड़िया जैसी, या उसको अबाबील कह सकते हैं. थ्रश मीन्स एक खूबसूरत परिंदा, बर्ड. द बर्ड्स ऑफ द बुश, बुश मीन्स झाड़ियाँ. Sing louder around. Louder means जोर से, around means इर्द गिर्द. The bells cheerful sound. Bells mean घंटियाँ. Cheerful means खुशगवार. While our sports shall be seen. Seeing means देखा, देखना. Echoing means गूंज रहा है. This is first stanza. A stanza is a group of lines in a repeated pattern. एक ग्रुप ऑफ लाइंस होता है जो रिपीट लाइंस हो रही होती हैं, एक ऐसी साउंड रिपीट कर रहा होता है जो डिफरेंट लाइंस की हमें एक राइम स्कीम देता है. जैसे यहाँ पे राइमिंग क्या है, अराइज एंड स्काइज, रिंग एंड स्प्रिंग, थ्रश एंड बुश, अराउंड एंड साउंड, सीन एंड ग्रीन. ये सारे राइम कर रहे हैं आपस में, तो इट्स मीन कि एक राइमिंग स्टैंजा है, राइम स्कीम इसकी मौजूद है. इस स्टैंजा में पोएट विलियम ब्लेक बता रहा है कि सूरज जो है वो तलू होता है और जो चर्च की, जो कि आसमान को अच्छा बना देता है, खुशगवार बना देता है. साथ में उसकी चर्च की बेल्स बजती हैं टू वेलकम द स्प्रिंग. स्प्रिंग को वेलकम करने के लिए, बहार को खुशामदीद कहने के लिए. और छोटे परिंदे अबाबील और थ्रश, ये आसमान, बुश के जो बुशेस के मीन्स झाड़ियों के जो परिंदे हैं, ये एक खुशगवार आवाज़ में गाते हैं. सिंग लाउडर अराउंड, इर्द गिर्द जो है उनके वो अच्छी आवाज़ में ज़ोर से गाते हैं. टू द बेल्स चेयरफुल साउंड, जो बेल्स है वो एक अच्छी खुशगवार आवाज़ देती हैं और वो वहाँ पे देखते हैं खेलते हुए लोगों को. ऑन द इक्विन ग्रीन, उस पहाड़ की गूंज में. सेकेंड स्टैंजा. ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर डज लाफ अवेक हियर, सिटिंग अंडर द ओक अमंग द ओल्ड फोक. दे लाफ एट आवर प्ले and soon they all say, such were the joys when we all girls and boys in our youth
time was seen on the equine green. इस स्टैंजा में जो पोइट है वो एक ओल्ड मैन के बारे में बता रहा है और उसके जो वर्ड्स हैं उसको उसके फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है. ओल्ड मैन का नाम है जॉन. विथ वाइट हेयर. डज लाफ. लाफ मीन हंसना. अवेक हेयर यानी परेशानियों को भुला के वो हंसता है. सिटिंग अंडर द ओक होता है दरख्त है. शाहबलूत का दरख्त किसे कहते हैं. सिटिंग मीन्स बैठना. बैठे हुए एक दरख्त के नीचे. अमंग द ओल्ड फोक. ओल्ड फोक मीन्स पुराने लोग या ओल्ड लोग बूढ़े लोग. अमंग दरमियान बूढ़े लोगों के दरमियान. दे लाफ एट आर प्ले जो कि हमारे जो प्ले था खेल उस पर हंसते थे. एंड सून दे ऑल से और जल्द उन्होंने वो सब कहने लगे. सच वो द जॉयज़ बिल्कुल ऐसी ही खुशियाँ थी या इसी तरह के खुशगवार वक्त था. व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज़ जब हम सब लड़के और लड़कियाँ इन आर यूथ टाइम मीन्स जवानी का जो वक्त था उस वक्त में was seen on the equine green. और इसी तरह हम बहार के मौसम में उस अपने खेल को इसी तरह से जैसे ये बच्चे इंजॉय कर रहे हैं उसी तरह से हम उस खेल को इंजॉय करते होते थे. ये पोएम एक्चुअली एक हमारे जो नेचुरल लाइफ साइकिल है उसको ह्यूमन लाइफ साइकिल को बता रही है. उसको इसके अंदर एक हिडन मीनिंग है कि जिस तरह से हर बच्चा जैसे वो पैदाइश होती है उसके बाद वो बड़ा होता है. उसके डिफरेंट पीरियड से गुजर के वो फिर बुढ़ापे की तरफ जाता है. हर इंसान को ये अपनी सारी लाइफ में ये सारी स्टेजेस देखनी पड़ती हैं. अबाउट द पोएट लेट्स रीड इट. द पोएम द इक्विन ग्रीन इज़ रिटन बाय विलियम ब्लेक. विलियम ब्लेक ने लिखी है. द लैम्प, The Tiger and London are some of his famous poems. आपके जो 5th का सिलेबस है उसमें आपको द टाइगर आपने रीड की हुई है. ये सारी इनकी फेमस पोएम्स हैं. दिस पोएम इज़ टेकन फ्रॉम हिज सॉन्ग ऑफ इनोसेंस जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि उनका एक पोइट्री का कलेक्शन है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस उसमें से लिए है. इन दिस पोएम ही एक्सप्रेसेस द जॉय ऑफ इनोसेंस ऑफ चिल्ड्रंस अर्ली लाइफ. बच्चों की जो अर्ली लाइफ होती है उसकी जो इनोसेंस उसकी मासूमियत और उसकी खुशियाँ हैं उसके बारे में इस पोएम में बताया गया है. एक्सपीरियंसेस एंड अप्रिशिएट नेचर इन सिंपल वर्ड्स. अप्रिशिएट मीन्स उसकी हौसला अफजाई की गई है यानी नेचर कुदरत को आसान अल्फाज में एक ट्रिब्यूट पेश किया गया है. एक खराज तहसीन पेश किया गया है इस पोएम में. अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं. लेट्स स्टार्ट इट. ए लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस. सबसे पहले ए है जिसमें रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग. एक डायलॉग दिया गया है उसको आपने प्रैक्टिस करना है और इसी तरह का एक डायलॉग आपने अपने वर्ड्स में लिखना है अपनी कॉपीज़ पे. लेट्स रीड इट. Ali and Rabia are playing badminton in the playground and their parents are sitting on a nearby bench watching them play. Ali, now it's your turn to hit the shuttlecock to get a point. If you don't, I will win the game. Rabia, okay, I will try my best to win. Hits the shuttlecock hard. Ali, oops, a shuttlecock is stuck in the branches of the tree. Cries sadly, why did you hit so hard? Rabia, oh, how would we finish a game? What will we do now? Ali, let's go to father and ask him to help us. They both walk to their parents. Rabia, father, our shuttlecock got stuck in the branches of the tree. Could you please help us get it back? Father, sure, let me try. He puts out the shuttlecock from the branches and give it to them. Ali, thank you, father. They start playing again.
The whole dialogue is between two siblings and their father. उनके फादर ने उनकी जो डिफ़िकल्ट टाइम था उसमें उनकी हेल्प की। इसी तरह का आप कोई भी टॉपिक लेके उसके बारे में अपनी कॉपीज़ पे एक डायलॉग लिखें। कॉम्प्रिहेंशन फोकस, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। आपने नीट कॉपी पे नीटली ये क्वेश्चंस और विद आंसर्स लिखने हैं। लाइन एंड स्टैंजा। लाइन और स्टैंजा में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले हम रीड करेंगे व्हाट इज़ लाइन। लाइन क्या है? लाइन इज़ अ रो ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट और अ पोएम। किसी भी टेक्स्ट का एक वो हिस्सा, वो रो जो कि वर्ड्स से मिल के बनती है, उसको हम लाइन कहते हैं। स्टैंजा क्या है? A stanza is a group of lines in a repeated pattern that form a unit in some types of poem. किसी भी तरह की पोएम में जब बहुत कुछ लाइंस मिल के एक पैटर्न बनाती हैं, वो लाइंस जो हैं वो स्टैंजा कहलाती हैं। अब यहाँ पे एक लाइंस दी हुई हैं, ये सारी लाइंस हमारा फर्स्ट स्टैंजा है। यहाँ अगर हम इस सारे को देखें तो ये एक स्टैंजा बनता है, इसको हम स्टैंजा कहेंगे। और इसकी हर एक लाइन जो है, एक रो जो है, उसको हम लाइन कहेंगे। Read the poem again and count how many lines and stanzas are there. Write the numbers in the given spaces. Numbers of lines, आपने लाइन्स इसकी काउंट करनी है कि आपकी पोएम में कितनी लाइंस हैं। आपकी पोएम में 20 लाइंस है और 2 स्टैंजास हैं गिवन पोएम में। फोनिक फोकस, डायफ्थोंग्स एंड ट्राइफ्थोंग्स। Diphthong is a long vowel sound that is made by a combination of 2 vowel sounds. 2 vowel sounds को मिला के जो एक long vowel sound बनती है उसको diphthong कहते हैं। The sound of one vowel glides to the sound of the other. जैसे यहाँ दिया हुआ है slow, slow, take, sight, found, career, श्योर, फॉयल, या ये सारे जो हैं दोनों को मिला के एक साउंड उसको दे रहा है, वाउल साउंड, लॉन्ग साउंड, तो ये आपके डायफ्थोंग्स हैं। नेक्स्ट देखें ट्राइफ्थोंग्स। अ ट्राइफ्थोंग इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 3 वाउल साउंड्स। 3 वाउल साउंड्स को मिला के जो एक साउंड फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइफ्थोंग्स। यहाँ पे देखें और, फायर, प्लेयर, मूवर, एम्प्लॉयर, पावर, और ये सारे ये इसको एक साउंड दे रही हैं, एक साउंड बना रही हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वाउल साउंड्स, 3 वाउल साउंड को फॉर्म 1 साउंड, तो ये फॉर्मिंग एक साउंड फॉर्म करनी है, ये आपकी ट्राइफ्थोंग्स। Read the given words with diphthongs and triphthongs. The rescuer cleared the rubble from the site of the accident. Cleared, ये diphthongs हैं, ये 2 वाउल साउंड्स एक साउंड बना रही हैं। One should help the poor and needy. The boy had his hair cut short. The flower of our garden are beautiful. The lion came out of the cage. साथ में ही इनकी जो प्रोनाउंसिएशन कीज़ हैं जो कि हेल्प करती हैं हमें इनको प्रोनाउंस करने में, वो भी दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वोकेबलरी फोकस। चीयरफुल, इक्विंग, फोक, यूथ, जॉयज, ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके मीनिंग्स
ये इनके आपको नोट्स मिल जाएंगे, जो आपने अपनी नीट कॉपी पे वर्ड्स मीनिंग एंड वर्ड्स सेंटेंसेस लिखने हैं नीट। नेक्स्ट इज सिमिलीज। रीड द गिवन लाइंस ऑफ पोएम्स एंड नोटिस द यूज ऑफ सिमिलीज। सिमिली क्या होती है? सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच used to make a comparison of two completely different things using as and like. Similes are often used in poems. Poems में हम अक्सर इसको यूज़ करते हैं और ये दो चीज़ों के कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होती है और इनमें हम as and like का यूज़ करते हैं। Friends, how good to lie a little while and look up through the tree. The sky is like a kind big smile bent sweetly over me. Sky is like a kind big smile. ये आपकी simile है। Read the given stanzas of poem and underline the simile. A family is like a circle. A family is like a circle. The connection never ends, and even if at time it breaks, in time it always mends. यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में फैमिली इज़ लाइक अ सर्कल, ये आपकी सिमिली है। फैमिली इज़ लाइक द स्टार्स, सम हाउ दे आर ऑलवेज देयर। फैमिलीज आर दोज हु हेल्प, हु सपोर्ट एंड ऑलवेज केयर। निकोल एम ओनिल की ये पोएम है और इसके दो स्टैंजास हैं, जिसके फर्स्ट स्टैंजा में हमें सिमिली मिली, अ फैमिली इज़ लाइक अ सर्कल, और सेकेंड स्टैंजा में जो सिमिली है, अ फैमिली इज़ लाइक द स्टार्स। ये दो सिमिलीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूज़ द गिवन सिमिलीज इन योर सेंटेंसेस। ये आपने कॉपीज़ पे लिखने हैं। एज शार्प एज नीडल, एज कूल एज अ क्यूकम्बर, swims like a fish, cries like a baby, as busy as a bee, wise as an owl. First देखें, as sharp as a needle, the pointing of the sword was as sharp as a needle. As cool as a cucumber, I was as cool as a cucumber. Swim like a fish, he swims like a fish. इस तरह आपने बाकी sentences कम। Possessive forms of animate and inanimate nouns. A noun which refer to people, animals and living beings is an inanimate noun. जैसे किसी हम इंसान के लिए या किसी जानवर के लिए कोई नाउन यूज़ करें लिविंग बीइंग के लिए, तो वो आपके एनिमेट नाउन्स होते हैं, और जो हम किसी नॉन लिविंग के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे इनएनिमेट नाउन होते हैं। पोजेसिव इन फॉर्म्स ऑफ एनिमेट नाउन, हर ब्रदर्स शर्ट इज़ वाइट। ब्रदर क्योंकि एक एनिमेट है, एक लिविंग थिंग है, इसलिए इसके साथ जो हम अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ कर रहे हैं या उसकी ऑनरशिप बता रहे हैं कि शर्ट भाई की है, तो ये आपकी पोजेसिव फॉर्म हो गई। शी सेट ऑन द आर्म ऑफ द सोफ़ा। आर्म ऑफ द सोफ़ा, आर्म ऑफ द सोफ़ा इज़ इन एनिमेट फॉर्म ऑफ नाउन, पोजेसिव फॉर्म। टुडे इज़ अलीज बर्थडे, द फुट ऑफ द बेड हैज़ बीन ब्रोकन। ठीक है, Write AP for animate possessive nouns and IP for inanimate possessive nouns. अब जो AP है वो हमारा जो लिविंग थिंग्स के साथ आ रहा है वो हमारे AP होंगे, और जो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आ रही हैं वो हमारे IP होंगे। सनाज हेयर इज़ वेरी लॉन्ग, ये हमारे सनाज हेयर जो है वो सना के हेयर का बता रहे हैं, वो पोजेशन है सना की, तो सना इज़ अ एनिमेट, ये हमारा AP होगा। द रूफ ऑफ देयर हाउस हैड अ लीकेज प्रॉब्लम, ये रूफ ऑफ देयर हाउस ये है आपका इनएनिमेट पोजेसिव नाउन। द स्ट्रिंग वर हैंगिंग विद द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, द ब्रांचेज ऑफ द ट्री जो है आपका इनएनिमेट पोजेसिव नाउन। आई बोरो माई फ्रेंड्स पेन, ये
फ्रेंड जो है वो एक लिविंग थिंग है, तो इसलिए ये AP है, मीन्स एनिमेट पोजेसिव नाउन। द प्लेग्राउंड वॉज फुल ऑफ चिल्ड्रंस नॉइज। चिल्ड्रंस नॉइज आपका AP है, एनिमेट possessive noun. Use any three possessive forms of animate and inanimate pronouns and each in sentences. ये आपने इसके sentences बनाने हैं, कॉपीज पे लिखने हैं इसके sentences. Regular and irregular verbs. Verb is an action word. रेगुलर वर्ब्स फॉलो अ रेगुलर पैटर्न, उनका एक तो खास पैटर्न होता है, इनके एंड पे डी या ईडी आता है, जबकि जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं उनका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता, उनमें बहुत सारी चेंजेस जैसे स्पेलिंग चेंज या वर्ड चेंज से भी वो रेगुलर से इरेगुलर वर्ड में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। यहाँ पे कुछ रेगुलर फॉर्म्स की एग्जांपल दी हैं। प्ले, प्लेड, प्लेड, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, डिसेंड, डिसेंडेड, डिसेंडेड, वेलकम, वेलकम्ड, वेलकम, थैंक, थैंक्ड, थैंक्ड। इसी तरह से यहाँ पे इरेगुलर है, अराइज, अरोज, अराइजन। ये तीनों वर्ड्स जो हैं स्पेलिंग्स में चेंज हैं। रिंग, रिंग, रंग, सिट, sat, said, see, saw, seen, sing, sang, sung. Read the given text and fill in the given blanks using the correct form of the verb. Regular and irregular verbs. आपने correct form of regular और irregular forms के साथ ये paragraph fill in the blanks, रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म्स के साथ आपने ये ब्लैंक्स को फिल करना है। वर्ड्स दिए हमें कम, ग्रो, रिटर्न, लुक, सिंग, सिट, वॉच, शाइन, प्ले। द सन शाइन्स, यस, ब्राइटली एंड द स्काई लुक्स ब्यूटीफुल। द बर्ड्स सिंग, बर्ड्स क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ हम सिंग यूज़ करेंगे, चेयरफुली। द साउंड्स ऑफ बेल्स and the songs of the birds merge into a beautiful melody. The old people of the village sat under the trees and in the green ground while the young children play their favorite games. The children were excited. The old people watched the children play happily. They recall that they too had grew on the same ground. Then the evening came. The children got tired and returned to their homes to take a rest. Next question is, write a paragraph about your visit to a park using regular and irregular verbs in your notebook. जिस तरह ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है डिफरेंट रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स को यूज़ करके, इसी तरह आपने एक पैराग्राफ लिखना है अबाउट योर लास्ट विजिट टू अ पार्क, जिसमें आपने रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स यूज़ करने हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। Transitive verbs are the verbs that have an object to receive the action. कोई भी एक्शन रिसीव करने के लिए उस वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है। They are always followed by an object. हमेशा उनमें उस वर्ब को फॉलो करती है एक ऑब्जेक्ट। The object is always a noun, pronoun or a noun phrase. कोई noun, pronoun या noun phrase होती है। Intransitive verbs are action verbs. Intransitive verbs action verbs होते हैं और इनमें they do not have an object receiving the action. उसमें लाजमी नहीं होता कि कोई ऑब्जेक्ट हो जो उस एक्शन को रिसीव कर रही होती है। पैराग्राफ है, let's read it. Last Sunday I went to the nearby park with my family. The sun was shining brightly. Many birds were chirping in the trees. My parents sat on the benches
I played football with my elder brother. They cheered us both. Many children were playing and running in the park. The gardener was watering the plants. We returned home after sunset. After at sunset, I enjoyed it a lot. It was a very good day. Write a descriptive paragraph about your last visit to a park in your नोटबुक. अब आपने एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है. डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या होता है? जिसमें आपने डिस्क्राइब करना है अपने विज़िट को, कि आप कहाँ गए थे, कैसी जगह थी, किस तरह आपने इंजॉय किया. ये सारा आपका एक डिस्क्रिप्शन उसकी आपके विज़िट की आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइटिंग फोकस. राइट अ समरी. समरी इज़ अ ब्रीफ पैराग्राफ अबाउट अ पोएम और टेक्स्ट. किसी भी टेक्स्ट या पोएम के बारे में एक छोटा शॉर्ट पैराग्राफ जिसमें आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो आपकी समरी है. इट डिस्क्राइब द मेन आइडिया ऑफ द पोएम. उस पोएम का या उस टेक्स्ट का मेन आइडिया होता है उसमें. देयर आर अ फ्यू इंस्ट्रक्शंस टू राइट अ समरी. हम इसकी इंस्ट्रक्शंस देखते हैं कि हमने किस तरह से एक समरी को लिखना है. ये स्टेप्स हैं इसके. फर्स्ट स्टेप है रीड द टेक्स्ट इन डिटेल. आपने टेक्स्ट को डिटेल में पढ़ना है. सेकंड स्टेप है हाईलाइट द कीवर्ड्स. इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं उसके, उनको कीवर्ड्स को आपने हाईलाइट करना है. थर्ड है अंडरलाइन द टॉपिक सेंटेंस इन ईच स्टैंजा एंड बोल्ड इट. टॉपिक सेंटेंस एज वी हैव रेड बिफोर, जो मेन फर्स्ट लाइन होती है वो आपका टॉपिक सेंटेंस होता है, जिसमें आपको उस टॉपिक के बारे में बताया जा रहा होता है. नेक्स्ट इज थिंक ऑफ सैनोनिम्स ऑफ द हाईलाइटेड कीवर्ड्स. जो सैनोनिम्स मीन्स इनके मुतरादिफ अल्फाज, हम मायने अल्फाज इनके इन वर्ड्स के लेके और आपने उनको समरी में यूज़ करना है. राइट द थीम ऑफ द टेक्स्ट. आपने पूरे टेक्स्ट की थीम लिखनी है. राइट अ पैराग्राफ बाय राइटिंग द थीम विद synonyms of highlighted keywords and adding new words related to the theme. आपने एक पैराग्राफ में उसकी सारी थीम लिखनी है विद synonyms. जो आपने हाईलाइटेड वर्ड्स यूज़ किए हैं उनके synonyms लिखने हैं और उन वर्ड से रिलेटेड आपने कुछ और भी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है. बट इट शुड बी अ ब्रीफ पैराग्राफ. Write the summary of the poem, the equine green. Remember to follow the steps given above. ये सारे जो steps हमने ऊपर रीड किए हैं, इनको देखते हुए, इनको सामने रखते हुए हमने इस पोएम की समरी लिखनी है. अब आपने ये काम अपनी नीट कॉपीज़ पे करना है, जहाँ पे आपने इस पूरी पोएम की को रीड करना है, उनमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है और उसकी थीम देख के और उस पूरी समरी को लिखना है. दिस इज़ योर कॉपी वर्क. ओके स्टूडेंट, ये आपके आज की एक्सरसाइज और यूनिट नंबर 6 जिसकी हमने रीडिंग की, डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग्स लिखे, उसके अलावा हमने इसकी पूरी एक्सरसाइज की. आपको इसके पैराफ्रेज के नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स भी मिल जाएंगे, जो आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे भी लिखने और उनको याद भी करना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.